तो मित्रों चलिए अब हम पॉलिटी 3 पर आ चुके हैं। आपके 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इसमें हम 25 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है। और आज रात से ही आपका जो क्यूएस है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा 2 दिन के ब्रेक के बाद। तो चलिए पॉलिटी 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कौन से इनमें से सही है। सबसे पहला, इट हैज बीन empowered टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भाई देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं लोकल और अर्बन लोकल बॉडीज के, वो 73rd और 74th सीएए के अंडर में आते हैं। ठीक है। सेकंड, द फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स इज वेस्टेड कमीशन, वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो भाई देखो, डिलिमिटेशन आप लोगों को पता होगा, परसीमन कहा जाता है। जैसे जैसे अगर एक टाइम के बाद में किसी भी जोग्राफिकल आपका विधानसभा है, आपकी संसदीय क्षेत्र है, उसकी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है तो उसको रीएडजस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में परिसीमन और इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहा जाता है। तो भाई ये भी आपका सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है पंचायत की सीट्स का रोटेशन, उनका डिलिमिटेशन, उनका रिजर्वेशन वगैरह आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट्स इज एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर। तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्लियर कट प्रोविजन नहीं है कि भाई रिपोर्ट्स जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन किसको देगा। ठीक है। अब नेशनल कमीशन जो होता है आपका, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NSRWC, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नर को सबमिट किया करे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लियर कट प्रोविजन नहीं है, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट आता है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स कमीशन और बॉडी एंड किसके अंडर में वो आती है, फॉल्स अंडर। तो भाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो देखो मित्रों, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज नाम से ही पता चल रहा है। तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर में नहीं आती है। ये आती है आपकी माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। ठीक है। सेकंड, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल सही। सेकंड एंड थर्ड ओनली। Now, India has been using the constitution as the basic framework within which the government operate, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेमवर्क के तौर पे यूज किया जा रहा है जिसमें अंडर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेट करती है। तो भाई इसके कौन से रीजंस नहीं है। पहला, द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। टाइम के साथ में चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाई ये तो नहीं है ना। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आवर कंट्री, बिल्कुल। अपना जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो हमारी कंट्री के लिए सूट करता है। जैसे प्रोविजंस है जो टाइम टू टाइम चेंज किए गए सोसाइटी के हिसाब से, ये सब उसके अंडर में आते हैं। तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फास्ट साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर सॉल्यूशन फॉर मेनी सॉल्यूशंस, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशंस आई चाहिए होंगे, तो ऑर्डिनरी लॉ और जो भाई आपके अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं सबके लिए प्रोविजंस बनाए। और सबसे लास्ट में आता था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज, जो कि बिल्कुल गलत। ठीक है। ये भाई आपका सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये टाइम टू टाइम आपका चेंज किया जाता है। तो भाई ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वेस्टेड या फिर इमेजिन्ड एज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आपको पता होगा, आर्टिकल 23 एंड 24 के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 23 क्या करता है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें आपको फोर्स्ड लेबर भी आ जाता है, जिसको बेकार कहा जाता है, और इस तरह की फोर्स्ड लेबर आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद में, तो भाई प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इसके अंडर में नहीं आता है, वो आर्टिकल 22 के अंडर में आता है। राइट टू फ्रीडम है, तो भाई ये तो होगा ही, है ना। और भाई फोर्स लेबर वाला आपका आ गया, तो ये ट्रू है। और उसके बाद आर्टिकल 24 में आता है, प्रोहिबिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज 14 इन एनी फैक्ट्री माइन या फिर हजार्डस एक्टिविटी। तो भाई ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट आता है, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट द पीपल ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी शेल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कि भाई अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनता है, तो ये पावर कि भाई उस फॉरेन टेरिटरी के लोग इंडियन सिटीजन, इंडियन नागरिक बन जाएंगे, ये पावर किसके पास में है। तो भाई ये पावर होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत से रिलेटेड था, उसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं।
सबसे पहला, इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, बिल्कुल सही, आर्टिकल 17 के अंदर ये आता है। सेकंड, अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17, तो भाई ये डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स। इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ये भी गलत है, स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट में आपको अवेलेबल देती है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1990 एक्ट 1995 के अंडर। फिर इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995, बिल्कुल सही है ये। कई बार मैं अगला स्टेटमेंट नहीं देखता हूँ और पहले वाले बता देता हूँ, तो भाई फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो वन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमीशन शुड बी पर्सन्स फ्रॉम एसटी, एसटी एंड ओबीसी। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका जो है वो क्या बोलते हैं, गलत है। वन हाफ मेंबर्स यहाँ के नहीं होते, तकरीबन इनका वन थर्ड का रिजर्वेशन है, ठीक है। नहीं, वन थर्ड का नहीं, वन थर्ड का नहीं, सॉरी सॉरी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वन थर्ड का रिजर्वेशन नहीं है। कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है इसमें। इसमें जनरली ये गवर्नर वगैरह के ऊपर छोड़ा गया है, तो ये वो आपका फॉल्स होगा। मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, तो भाई ये आपका गलत है। अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर के थ्रू होता है, बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप मेंबर और चेयरमैन को हटाते हो यूपीएससी के, तो दिस विल बी फॉल्स, तो ये दोनों ही गलत। Now, consider the following statements and again, which of them are correct. Chairpersons of the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission are appointed by the President of India. तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं भाई आपके एसएसआरसी के और मेंबर्स वगैरह होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स के, वो आपके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एनएचआरसी के प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये फॉल्स। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है, इनका रिमूवल तो जो होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, ट्रू ओनली। Now next, which of the following elements form a part of basic structure of the constitution as laid down by various court judgment? बेसिक स्ट्रक्चर में भाई कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं आपकी सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी आता है आपका। सोशलिस्ट स्टेट जो है आपका वो भाई नहीं आता, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस ये सब आपका आता है, तो 1, 2 and 4। Now, if the President of India exercises his power as provided under Article 359 of the Constitution, then तो फिर क्या होगा? आर्टिकल 359 के अंडर में अगर प्रेसिडेंट अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, तो आर्टिकल 359 में क्लियरली दिखा रखा है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब आर्टिकल 359 होता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं किए जाते, बट उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मार्शियल लॉ इन इंडिया, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 34 डिफाइंस मार्शियल लॉ। ये भी मतलब कि कई लोगों को लगेगा कि भाई ये सही है, लेकिन नहीं भाई, मार्शियल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। बोथ मार्शियल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, कहीं भी लगाया जा सकते हैं, टू ओनली। नेक्स्ट, with reference to the representation of people belonging to scheduled castes and scheduled tribes while implementing reservation in promotion in India, consider the following statement, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो सबसे पहला, द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में जो स्टेट है वो बेसिकली उसको ये ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको डेटा कलेक्ट करना है और ये दिखाना है कि भाई इस सेक्शन के लोग जो है उनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है या नहीं है। तो भाई ये आपका क्या बोलते हैं, सही है। कोर्ट का जजमेंट आया था एम नागराज एंड जर्नैल सिंह, दो केसेस में, तो भाई ये आपका सही है। और दूसरा, असेसमेंट ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज इन प्रमोशनल पोस्ट इज लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नहीं, ये असेसमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, तो भाई वन ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला, इट इज अ लीगल राइट, बिल्कुल सही। आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 का,
उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को आपको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, आर्टिकल 19(1) जो था, एफ था, उसको हटा दिया गया, और आर्टिकल 31 को पार्ट 3 से हटा दिया गया था। और उसके बदले आपका क्या आया था, आर्टिकल आया था आपका 300A, किसके अंडर में, पार्ट 12 के अंडर में आया था, हेडिंग की राइट टू प्रॉपर्टी। और इसमें बता दिया गया भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। इट इज ट्रू एंड इट कैन बी curtailed बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो ऑर्डिनरी लॉ से curtail किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इन केस ऑफ वायलेशन द एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप वे ऑफ अपील के थ्रू जा सकते हो। पहले आपको नीचे वाली अदालतों पे जाना पड़ेगा, एंड देन आप अपील करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हो। तो ये आपका गलत होगा, 1 and 2। Next, which of the following principles were included in the objective resolution passed by the Constituent Assembly? कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई थी भाई इसमें? तो ये powers and authority of the independent India and its constitution shall flow from the people, बिल्कुल, we the people of India, वो वहीं से आया है। Minorities and other backward classes will be provided educate safeguards, तो भाई बिल्कुल ये चीज भी इसमें मेंशन्ड है। अब उसके बाद आता है इंडिया विल मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो भाई ये भी उसमें इंक्लूडेड है, 1, 2 and 3। फिर आता है भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। बहुत लोग इसमें लेके कंफ्यूज रहते हैं कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो स्टेट्स की मर्जी के बिना पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, स्टेट्स की मर्जी इसमें नहीं चलती, अगर आपने पढ़ी होगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन आता है एनी बिल कंटेम्पलेटिंग द चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भाई कोई भी बिल अगर ऐसा आता है जिसमें किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज किया जा रहा है, नाम वगैरह बदला जा रहा है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही आएगा। तो बिल्कुल सही, ऐसा रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो भी सिनेरियो बनता है, कोई भी बिल अगर ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। फिर अंडर आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ स्टेट इंक्लूड्स द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। तो भाई ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये बताया है कि द पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट डज नॉट इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन रूल। ठीक है, इंडियन टेरिटरी अगर फॉरेन स्टेट को दी जा सकती है तो भाई वो आपका आर्टिकल 368 के अंडर में जाती है। ठीक है, आपके नॉर्मल आर्टिकल 3 के अंडर में नहीं जा सकती। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आपको पता होगा, ये आपकी बाउंड्रीज के रीएडजस्टमेंट और न्यू स्टेट्स को एडमिट करने से लेकर। ठीक है, और फिर थर्ड आता है एनी बिल कंटेम्पलेटिंग टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट शैल बी पास इन द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो भाई नहीं, जैसा मैंने बताया आर्टिकल 368 के अंडर में ये चीजें नहीं आती हैं, तो भाई ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी पास किया जा सकता है, 1 और। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 33 मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एब्रोगेट कर सकते हो, किसके, फ्रॉम ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। इसमें जो भी चेंजेस आते हैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, भाई वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होते हैं, स्टेट विधानसभा के पास नहीं होते। द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये भी सही है। पार्लियामेंट ने अलग अलग एक्ट लेके आए, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट 1966 आया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट वगैरह ये सब आया, और इन सब में ये चीजें मेंशन्ड है। तो भाई ये भी सही है। नाउ लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। बिल्कुल गलत। आपके जो ट्रेड्समैन आते हैं, बार्बर्स आते हैं, कारपेंटर्स, मैकेनिक, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर, सब के सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो भाई ये आपका फॉल्स है, 1 and 2 ओनली। Now, which of the following situations can be considered proper for the imposition of parliament's rule in a state? आप लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ा होगा, उसमें हमें पता है कि भाई किस किस बेसिस पे हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी सिचुएशंस प्रॉपर आती हैं कि भाई प्रेसिडेंट रूल आप इस सिचुएशन के बेसिस पे लगाया जा सकता है। तो पहला, मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या वो किसी भी स्टेट में क्या हो रहा है, करप्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई ये कोई बेसिस नहीं होता प्रेसिडेंट रूल लगाने का, फॉल्स है। अगर गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, या फिर अगर गवर्नमेंट ये रिपोर्ट देता है या फिर प्रेसिडेंट को ही लगता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 2 and 3 on. Now, which of the following provisions were added to the constitution through constitutional amendment? Constitutional amendment के थ्रू कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई थी? तो पहला, the president has to act in accordance with the advice of council of minister. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, उन्होंने खुद से ही प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया था और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, तो भाई इस चीज को बाद में अमेंड किया गया है ना। तो भाई ये चीजें भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़ी गई हैं। ये आपका आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। ऑल सिटीजन हु आर नॉट लेस देन 18 years old आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। तो भाई ये भी आपका मिनिमम वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, सही है। और द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये भी भाई आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, तीनों से। Now next, the directive principles of state policy have been useful to India because directive principles जो आपके state policy के हैं वो इंडिया के लिए यूजफुल रहे हैं डीपीएस के, क्यों? They are intended to fill in the vacuum in part 3 by providing for social and economic rights. तो भाई बिल्कुल सही है। ये बेसिकली आपके सप्लीमेंट्री के तौर पे काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स के सिटीजंस, ठीक है। तो वैक्यूम जो रह गया है आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेके, राइट्स को लेके, तो वो फुलफिल करते हैं। दे हेल्प कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स इनको फॉलो करके जुडिशियल रिव्यू की पावर को क्या करती है, फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो लॉज की होती है वो नापती है, जांचती है, ये भी सही है। दे इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो भाई ये भी सही है। अपोजिशन के पास में पावर्स रहती है कि भाई इनको फॉलो करके वो गवर्नमेंट को क्या कर सके, फोर्स कर सके, फिर कन्फ्रंट कर सके। तो भाई इसमें आपका होगा 1, 2 and 3। चलिए 20th क्वेश्चन, with reference to Attorney General of India, consider the following statements. So, bhai, he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. बिल्कुल सही, highest law officer of the country होते हैं ये, appointed by president and qualifications उनकी judge of Supreme Court की equivalent होनी चाहिए। Now he receives such remuneration as the parliament may determine, तो गलत है। remuneration एजी का constitution ने determine नहीं किया है, वो president के द्वारा determined होता है। और he can take part in proceedings of both the houses of parliament or their joint sitting, बिल्कुल सही। he has the right to speak, दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो 1 and 3 ओनली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज और आर बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स? गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आपके कौन से जो डीपीएसपी हैं वो बेस्ड हैं? सबसे पहला, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो भाई ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल का नहीं है, ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का पार्ट है। सेकंड आता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ये भी आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है। और थर्ड आता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो भाई हाँ, ये तो भाई आपका गांधी जी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो भाई थर्ड ओनली। Next, consider the following statement. Revocation of president's rule in states requires parliamentary approval. तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। जो प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट रूल का, वो रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन आना चाहिए, उसके द्वारा भाई आपका जो प्रेसिडेंट रूल है वो कभी भी हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। सेकंड, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिस्ट्रेन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो भाई बिल्कुल सही। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है, उन्होंने एक नया प्रोविजन डाला था ताकि पार्लियामेंट की पावर को क्या बोलते हैं, प्रो क्या नाम है वो, क्या सॉरी, एक्सटेंड किया, रिस्ट्रेन किया जा सके, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वन एट अ टाइम, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रोविजन लागू किया है कि प्रेसिडेंट के रूल को आप कैसे कर सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहला, जो आपका नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो पूरी इंडिया में लगा हो या फिर इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में लगा हो, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन को ये भी सर्टिफाइड करना पड़ता है कि भाई जनरल इलेक्शंस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भाई आप डिफिकल्टीज की वजह से नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंडीशंस उसमें लागू हैं, तो भाई इसमें आएगा 2 ओनली।
अब आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इट वाज अ फुली सोवरेन बॉडी। तो भाई ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत ये आपकी फुली सोवरेन बॉडी बनाई थी, जो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। फिर इट कुड एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। बिल्कुल सही। वो भाई एब्रोगेट कर सकती है, हटा सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले जो कानून बनाए थे, तो ये भी सही है। एंड प्रिंसली स्टेट्स नेवर ज्वाइन द असेंबली, ये बिल्कुल गलत। इनिशियली प्रेसिडेंट जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थोड़ा दूर रहे थे असेंबली से, बट ग्रेजुअली दे ज्वाइंड इन। तो दिस इज फॉल्स, वन एंड टू ऑफ। Coming to the second last question, with reference to the theory of basic structure, consider the following statements. It first emerged in the केशवानंद भारती case. बिल्कुल सही। केशवानंद भारती के जो 1973 में आया था, उसमें सबसे पहले ये सामने में लाया गया था, तो भाई ये आपका ट्रू है। एंड इट वीकेंस द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये वीकेन नहीं करता, ये कंसोलिडेट करता है। 1973 में इस डॉक्ट्रिन के थ्रू कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो चीज है बेसिक स्ट्रक्चर, ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको स्ट्रेंथन करता है। हाँ सॉरी, तो ये फॉल्स होगा। और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो भाई इस केस में भाई आपका क्या है, कौन सा स्टेटमेंट बताना है सही है? सबसे पहले आता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी इनेक्टेड वेदर इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका सिर्फ क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉज के लिए है। ये लिमिटेशन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाली, ये सिर्फ आपके क्रिमिनल लॉज पे है, ये सिविल लॉज पे नहीं है। तो भाई ये आपका फॉल्स होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिविंग थंब इंप्रेशंस एंड ब्लड स्पेसिमेंट। जब खुद के खिलाफ गवाही देने वाली चीज है, उसमें थंब इंप्रेशंस और ब्लड स्पेसिमेंट आप शामिल नहीं कर सकते। तो भाई नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या होता है कि भाई आपका आप पुलिस ने आपको जबरदस्ती आपसे कबूल करवा लिया, वो कोर्ट में बोल दे कि भाई इन्होंने इस पे साइन किए हैं, तो नहीं, वो चीज नहीं आती। थंब इंप्रेशंस और ब्लड इंप्रेशंस उसमें स्पेसिमेंट उसमें काउंट नहीं किए जाते। और फिर सबसे लास्ट में, इन केस ऑफ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट ईदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन टू अवॉइड डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी होती है जब एक ही इंसान को एक ही जुर्म के लिए डबल बार सजा ना मिले। तो करप्शन चार्जेस अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लगे हुए हैं, तो या तो कोर्ट या फिर डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है डबल जियोपार्डी का। तो भाई ये भी बिल्कुल गलत। ये पावर जो होती है सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होती है, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं होती, क्योंकि उनके पास पावर जुडिशियल नेचर की नहीं होती। तो भाई यहाँ पर आपके तीनों ही गलत है, नन। ठीक है। तो भाई मित्रों, इसके साथ साथ हमारे जो पॉलिटी का QS3 था, 25 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। 75 क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों को मिल चुके हैं। मेरा एम है कि भाई आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, 400 500 से ज्यादा। मेरा एम है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सारे के सारे आपके एनडीए, एनडीए के साथ साथ सीडीएस, सीडीएस के साथ साथ एफकेट। एफकेट में तो वैसे इस तरह के हायर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और सीएपीएफ, यहाँ पर आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और जहां तहां हो सकता है इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग सब्सक्राइब करें, और फिर आई गेट द मोटिवेशन टू ब्रिंग सच मोर थिंग्स। चलिए, जय हिंद टू यू ऑल।